Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. I am audible? Yes, sir. Yes. ओके, तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, रूट कॉज एनालिसिस, जिसको आरसीए टेक्निक भी बोलते हैं, आरसीए भी बोलते हैं। तो जनरली आरसीए यूज किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अप्रोच टू एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन यूजिंग द रूट कॉज एनालिसिस टूल। एक्सीडेंट होने के बाद क्या करना है? इमीडिएट रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहले तो साइट पे जाना है। ये काम करेगा उसका सुपरवाइजर। ये उस बंदे जिसका एक्सीडेंट हो चुका है उसको सही तरीके से फर्स्ट एड देके उसको हॉस्पिटल या जो फैक्ट्री का हॉस्पिटल बोल दो या फर्स्ट एड जहाँ डॉक्टर वगैरह अवेलेबल होते हैं, या ओएससी सेंटर बोल सकते हो आप, वहाँ ले जाएगा। सो accident occur, immediately focus should be on the providing medical assistance to the injured, ensure the safety of all personnel in the area, or accident scene should be secured to preserve evidence for investigation. तो साइट पे जो भी होगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स निकालनी है हमको वो उसी समय मिलेगी। तो इमीडिएटली जो भी इंजर्ड है उसको फर्स्ट एड देके ओएससी भेजना है एंड द टीम गैदर्ड द एविडेंस। उसके बाद में असेंबल इन्वेस्टिगेशन टीम। तो जो भी आपका मैनेजर या फैक्ट्री मैनेजर जो भी है या सेफ्टी ऑफिसर, डिपेंड ऑन द सीवियरिटी, वो एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी जिसपे मल्टी फंक्शनल होंगे, जो इसको क्रॉस फंक्शनल टीम बोलते हैं। ठीक है, द टीम of experienced individual who are the knowledge about the type of accident, जिसमें मैकेनिकल का होगा, सेफ्टी का होगा, प्रोडक्शन का होगा, सभी लोग रहेंगे। तो ग्रुप ऑफ 3 और 4 मेंबर, मैक्सिमम 7। और इवन नंबर में नहीं लेते, सॉरी, इवन नंबर में नहीं लेते, ऑड नंबर में लेते हैं, सो दैट जो उनका मैटर करे। तो फॉर्म एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हु नॉलेज अबाउट द एक्सीडेंट being investigated, not directly involved in the accident, and this may include safety officer, supervisor, expert and relevant stakeholder, जैसे मैंने आपको बताया। बट जिस डिपार्टमेंट का हुआ है उसको जनरली देते नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग उसके साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ हो सकती है और वो सारी चीजें होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द डाटा कलेक्शन, कि साइट पे जाके आपको सारी एविडेंस इकट्ठे करने हैं। जैसे सेफ्टी शू पहना है या नहीं, सेफ्टी शू था, हैंड ग्लोव्स था, गॉगल था, पीपीई पूरा था या नहीं, एसओपी था या नहीं, जो जो डाटा कलेक्ट आप फाइंडिंग कर सकते हो, इंक्लूडिंग विटनेस स्टेटमेंट आ गया, फोटोग्राफ आ गया, वीडियोस आ गया, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, वर्क प्रोसीजर, इक्विपमेंट डिटेल, एक्यूरेट डाटा कलेक्शन, ये सारा आपको गैदर करना है। नेक्स्ट स्टेप आती है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज के लिए हम क्या करते हैं, ये नीचे दिया हुआ है कि इमीडिएट उसी समय क्या कॉज था, या तो मशीन ब्रेकडाउन हुई है, या क्या हुआ है, या मशीन मिस ऑपरेशन हुआ है, कुछ ना कुछ तो कॉज होगा। तो इमीडिएट कॉज तो आपको दिख जाएगा उसी समय, विच डायरेक्टली लीड टू एन एक्सीडेंट, स्लीप लॉक जो भी होगा, माल इक्विपमेंट माल फंक्शन है, कॉन्टैक्ट है, जो भी है। उसके बाद में हमारा आता है वाइवा एनालिसिस। वाइवा एनालिसिस में होते हैं 5 वाई। ये जो भी आपके इंसिडेंट हुआ है वो क्यों हुआ, उसका क्यों हुआ का दूसरा कुछ निकल के आएगा, फिर उसका क्यों हुआ, ऐसे 5 बार वाइवा एनालिसिस करते। तो उसको बोलते हैं वाइवा एनालिसिस, या वाई रिपीटेडली 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स करना है। 5 के ऊपर करते हो तो ज्यादा अच्छा है। एनालिसिस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन से? फिजिकल फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर है, या सिस्टम फैक्टर है। मैक्सिमम में सिस्टम फैक्टर ही लाना है। सो दैट सिस्टम फैक्टर ह्यूमन फैक्टर में क्या डिफरेंस है? ह्यूमन फैक्टर मीन्स आपका जो बंदा है उसका फॉल्ट, उसने कुछ गलत किया है, दैट इज ह्यूमन फैक्टर। दूसरा होता है सिस्टम फैक्टर, कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ है। ठीक, तो ऐसे ह्यूमन फैक्टर हो गया,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये एक सिस्टम फैक्टर, वो करेक्ट निकालनी है। मैक्सिमम वाई वाई वहां तक जाना है कि वो जब तक सिस्टम फैक्टर ना निकले। सिस्टम फैक्टर में ट्रेनिंग सबका हुआ है या नहीं, या प्रोसीजर्स है या नहीं, वो सारी सिस्टम फैक्टर में आते हैं। देन आपका आता है रिकमेंडेशन एंड करेक्टिव एक्शन, कि क्या क्या रिकमेंडेशंस किए, जो आपने फाइंडिंग्स निकाली, जो जो गलत हुआ है, उतने सारे जो फाइंडिंग्स है उसका रूट कॉज करके, जो रूट कॉज निकला है उसके अगेंस्ट में आपको एड्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है आरसीए, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन से है, एंड एक्शन शुड बी फिजिकल, प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सिमिलर एक्सीडेंट। और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, कि इसमें आपका आएगा कापा, करेक्टिव एक्शन इमीडिएट होगा, एंड प्रिवेंटिव एक्शन उसके लिए कुछ समय दिया जाएगा, 1 महीना, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी वो मांगते हैं। बट आपका काम है, जो टीम है उसका काम है फॉलो अप करना, और डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, कि जो हो गया अब वो वहां तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको लैटरली इंप्लीमेंट करना है, कि बाकी जो आपके सिस्टर प्लांट्स होंगे या सिस्टर डिपार्टमेंट्स होंगे उन सबको देना है। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं नो हेलो? सर। नो, समझ में आ गया क्या क्या करना है? अब टेक्निक्स जो हम यस। यूज कर रहे हैं, जैसे वाई वाई टेक्निक्स है, इसको वाई वाई एनालिसिस बोलते हैं, या फॉल्ट्री वाई वाई एनालिसिस आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, गैदर द इंफॉर्मेशन, कि आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, विटनेस स्टेटमेंट लिया, इंसिडेंट रिपोर्ट का है, फोटोग्राफ लिए, वीडियोस लिए, और रिलेवेंट डाटास भी होंगे, सुपरवाइजर का भी आपने स्टेटमेंट लिया होगा, जो इंजर्ड पर्सन है उसका स्टेटमेंट लिया होगा, एग्जैक्टली क्या हुआ है। और इसको ना आपको थोड़ा क्रॉनिकल एड्रेस में करना है, जो गैदर करते हो इंफॉर्मेशन। सपोज वो शिफ्ट में आया, वहां से लेके एक 15-20 मिनट या आधे घंटे का सिस्टम छोड़ के जब तक एक्सीडेंट हुआ, तो आप उसके पहले का भी उसको पूछना है, कि रात में नींद हुई है या नहीं, फटिक लग रहा था या नहीं, वो सारे फैक्टर्स उसमें आएंगे। ठीक है, तो गैदर कर दिया, आइडेंटिफाइड इमीडिएट कॉज आपने कर लिया, कि आइडेंटिफाइड इमीडिएट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, इवेंट क्या क्या हुए हैं, कंडीशन दैट लीड टू एक्सीडेंट। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि जब से वो आया है तब से वो सारे पॉइंट्स, आधे आधे घंटे में उसने क्या क्या किया, वो सारा कुछ आएगा, किससे मिला, कहाँ गया, कहाँ कहाँ से आया, क्या चल रहा था, सो दैट आपके पास एक अच्छा खासा डेटा कलेक्शन हो जाएगा, और उसमें से आपका रूट कॉज इजीली आ जाएगा। देन आस्क व्हाई क्वेश्चन, आस्क व्हाई क्वेश्चन इमीडिएटली कॉज अकर्ड, लुक एट द, मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। आप कोई भी एक एक्सीडेंट लीजिए, कि कोई बंदा को हाथ में लग गया, तो उंगली कट गई, एम्पुटेशन हो गया। ठीक, अब पहले तो पूछना है कि क्यों हुआ, व्हाई, पहला व्हाई। अब पहले वाई में क्या होगा, 3-4 कंडीशंस होगी, उसमें से जो रिलेवेंट कंडीशन आती है उसको क्लिक करना है, बाकी की 2 कट जो जो है। तो कोई भी एक्सीडेंट जो होता है उसके लिए डायरेक्ट वन कॉज नहीं होता है, दैट लीड्स टू नंबर ऑफ इवेंट्स, या नंबर ऑफ इवेंट्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ कॉजेस हो सकते हैं, क्योंकि कोई एक्सीडेंट वन कॉज से नहीं होता। ठीक है, तो जो प्रोबेबल कॉजेस है वो फर्स्ट लाइन में लिखना है, ये हो गया फर्स्ट वाई। उसके बाद उसके फर्दर डीप डाउन करना है, फिर सेकंड वाई आएगा, क्यों हुआ, फिर वो क्यों हुआ, फिर वो क्यों हुआ, ऐसे 5 बार हमको जाना है। ठीक है, तो आस्क व्हाई क्वेश्चन, cause occurred, look at the factors that contribute the immediate cause, for example why did worker fall from ladder। ठीक है, then why question will provide the underlying cause, जो underlying cause होगा वो निकल आएगा। उसके बाद फिर ये रिपीटेड करना है एटलीस्ट 5 बार, उसके ऊपर जो जाते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आइडेंटिफाइड फर्स्ट अंडरलेइंग कॉज वो हमने कर लिया है, रिपीटेड प्रोसेस कर लिया है, आइडेंटिफाइड रूट कॉज, द फाइनल व्हाई क्वेश्चन विल हेल्प द आइडेंटिफाइड रूट कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, which are the fundamental reasons that allowed contributing factors to occur, example
इनएडिक्वेट लैडर ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ फॉल प्रोटेक्शन मेजर। तो इसमें आपको क्या मिल गया कि बंदा ट्रेन नहीं था, दैट इज द सिस्टम फैक्टर, और लैक ऑफ फॉल प्रोटेक्शन मेजर ये भी सिस्टम फैक्टर है। तो ये फिर आपका रिकमेंडेशन सिस्टम फैक्टर के ऊपर आएगा कि सिस्टम फेल्यूर है, ठीक है, ट्रेनिंग होता नहीं है, दैट इज सिस्टम फेल्यूर दैट अफेक्ट द ओवरऑल फैक्ट्री ऑल्सो। उसके बाद आएगा हमारा 7 पॉइंट, एनालिसिस द फाइंडिंग, कि जो आपने रूट कॉज निकाला है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से टू गेन द इनसाइट वेयर द सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स आर नीडेड। मैंने ये बताया कि लैटरली आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, कि जहां जहां फिर लैडर्स होंगे वहां वहां जो बंदे चढ़ रहे हैं उनका ट्रेनिंग हुआ है या नहीं। तो ये सबके लिए होगा कि पूरी फैक्ट्री में ट्रेनिंग होना चाहिए। नॉट फैक्ट्री में जो सिस्टर आपके प्लांट होंगे वहां पे भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर? Documentation and communication, thorough documentation of accident investigation process finding and implementation of corrective actions. Communicate to the result to relevant stakeholder, including worker and management, to raise the awareness and promote the culture of safety. The Viva analysis is powerful tool because of it helps construction companies systematically for various layer of causation, enable them to identify and address the root cause accident. तो ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देन हम नो सर। 6 पॉइंट, हाँ, तो वाइवा एनालिसिस हो गया। अब ये दूसरा है टेक्निक, इसको बोलते हैं फिश बोन टेक्निक। जैसे फिश बोन होती है ना, एक फिश होता है। सर ये एक मिनट सर, ये वाई वाई एनालिसिस हम लोग करते हैं तो जो 5 बार करते हैं, 5 बार वाई वाई एटलीस्ट 5 एनालिसिस, बार करना है। अगर सर मेरा 3 बार में ही क्लियर हो गया तो? नहीं होता है, इनमें होता ही नहीं है क्लियर। आपको सिस्टम फैक्टर तक जाना है। जो आपका तीसरी बार आएगा ना, दैट इज ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर पे आप करोगे तो खाली उस ह्यूमन के लिए होगा। आपको एटलीस्ट 5 बार जाना है, तब आपका सिस्टम फैक्टर निकल आएगा। जी सर। ठीक है। दूसरा है हमारा फिशबोन टेक्निक। फिशबोन मीन्स जो मछली का ये होता है ना स्केलेटन, उस तरह उसका डायग्राम बनता है। तो ड्रॉ अ फिशबोन डायग्राम विथ प्रॉब्लम एज ए इंसिडेंट एंड एज ए हेड ऑफ फिश एंड क्रिएट द, उसके जो बोन्स निकलते हैं, दैट विल द पोटेंशियल कॉजेस। Common category used in the construction incident investigation is man, machine, method, material, measurement and environment. कौन कौन से फैक्टर है? मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, मेजरमेंट, ये 5 एम हो गए। 6वां एम जो है वो एनवायरमेंट। ये 6 फैक्टर्स है। तो ये 6 फैक्टर से रिलेटेड जो है वो कॉजेस उस बिन में जाएंगे। ह्यूमन फैक्टर है तो आपका मैन के मशीन इसमें बिन में जाएगा, मशीन है तो मशीन के बिन में जाएगा, मेथडोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो मेथड में जाएगा, मटेरियल का है तो मटेरियल का आएगा, मेजरमेंट का है तो मेजरमेंट में जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर है या बाहर का फैक्टर्स है तो वो एनवायरमेंट में जाएगा। अब उसमें क्या हुआ, आपके इसको आपने कैटेगराइज कर दिया कि जैसे मैन, लैक ऑफ ट्रेनिंग, फटीग, डिस्ट्रैक्शन, ये ह्यूमन फैक्टर है, वहां ह्यूमन फैक्टर था, यहाँ मैन फैक्टर हो गया। ठीक है। मशीन, फॉल्टी इक्विपमेंट, इनएडिक्वेट मेंटेनेंस, मेथड में इम्प्रॉपर वर्क प्रोसीजर या प्रोसीजर ही बाईपास कर दी है, वो किस में आएगा? आपका मेथड में, लैक ऑफ सुपरविजन मेथड में। मटेरियल, डिफेक्टिव मटेरियल हुआ, टूट गया, फूट गया, इनसफिशिएंट प्रोटेक्टिव गियर है, ये मटेरियल्स में जाएगा। मेजरमेंट, असेसमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, इनएक्यूरेट मेजरमेंट, इम्प्रॉपर कैलकुलेशन दैट लीड एन एक्सीडेंट, ये मेजरमेंट में हो गया। एनवायरमेंटल में पुअर लाइटिंग, स्लिपरी सरफेस, हॉट सरफेस, ये सारा किस में जाएगा? एनवायरमेंट में। अब एनालिसिस द डायग्राम, जो आपने डायग्राम बना लिया फिशबोन की एंड लिस्टेड द पोटेंशियल कॉज, लुक द रिलेशनशिप एंड कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज एंड कॉज। जैसे उसके फिशबोन की उसमें हमने ये 6 पॉइंट लगा दिए, तब इसके रिलेटेड में क्या क्या हो सकता है या हुआ है वो उस बिन में जाएगा। ठीक है। फिर रूट कॉज आइडेंटिफाइड,
based on the analysis identify most probable root causes, क्या क्या हुआ है, and the primary factor that directly lead to an accident, ये सब कुछ हो गया. Then verify the finding, verify the identified root cause through evidence, witnesses, statement जो हमने पहले इकट्ठा किए हैं, and ensure that conclusion are based on accurate and reliable information. जब भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबसे पहले तो बायस नहीं होना है किसी के साथ. जो फैक्ट्स फाइंडिंग रहेगी वो क्लियरली फ्लोट करनी है ऑन द सरफेस, दैट रिफ्लेक्ट टू द मैनेजमेंट आल्सो. एक्चुअली रूट कॉज एनालिसिस किसी को ब्लेम गेम नहीं करना होता है, ये एक्चुअल क्या हुआ फाइंडिंग्स वो निकालने के लिए होता है. तो आपको क्या करना है, जो फाइंडिंग्स है वो वेरीफाई करनी है. डेवलप करेक्टिव एक्शंस, अब जो फाइंडिंग्स निकाली है, जो आपका ऑब्जर्वेशंस है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स कुछ होंगे जिसको हम कापा बोलते हैं, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन. सो जो इमीडिएट एक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शंस. कि स्पेसिफाई करेक्टिव एक्शंस टू एड्रेस ईच आइडेंटिफाइड रूट कॉज. These actions should be feasible, practicable, aim and that preventing similar accident in the future also. अगर वो जो लास्ट वर्ड है अगर वो नहीं करता है तो आपका इन्वेस्टिगेशन जीरो हो गया. अगर सेम रिपीट हो रहा है फिर फ्यूचर में, then your investigation is zero. So investigation should be thorough and फाइंडिंग जो आपकी निकलेगी वो उसी हिसाब से निकलनी चाहिए. इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर, उसके बाद आपको वो इम्प्लीमेंट करना है, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, उसका इफेक्टिवनेस देखना है, रेगुलरली उसको चेक करना है, मेजर्स करना है, क्वालिटी उसकी देखनी है. बहुत बार ऐसा होता है थूक लगा के काम किया जाता है फिर वो बाद में वही होता है. तो क्वालिटी ऑफ एक्शंस शुड बी मोर इम्पोर्टेंट. उसके बाद में आपको इसको सबको डॉक्यूमेंट करने के मैनेजमेंट को दिखाना है एंड फिर ऑल ओवर द एरिया उसको इम्प्लीमेंट करना है, चेक करना है, सो दैट इससे क्या होगा, आपका फ्यूचर में कोई इंसिडेंट नहीं होगा. सो दिस डॉक्यूमेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस फाइंडिंग जो भी है सबको कम्युनिकेट करनी है, स्टेक होल्डर भी, सबको और सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना है. तो ये फिशबोन जो है इज आल्सो वैल्यूएबल इन कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. इट हेल्प विजुअलाइज एंड ऑर्गेनाइज पोटेंशियल कॉज दैट मेक इट इजियर टू आइडेंटिफाई रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आता है FTA, जिसको हम बोलते हैं फॉल्ट ट्री एनालिसिस. जैसे कोई फॉल्ट हुआ तो उसको हम एक इवेंट कहते हैं और फिर उसके नीचे 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 इसको फिर ड्रिल डाउन करते हैं. The fault tree analysis is also a powerful investigation technique used accident investigation in the construction industry. Identify root cause analysis by systematic analysis. कि define the accident, कि क्या हुआ था वो सबसे ऊपर लिखते हैं हम. ठीक है. उसमें क्या फॉल्ट हुआ है वो उसके नीचे आएगा. इस scaffold collapse during construction, it is an accident और event, incident, event जो भी है. उसके बाद में आइडेंटिफाइड टॉप इवेंट. टॉप इवेंट इज द एक्सीडेंट और इंसिडेंट नीड टू बी एनालाइज. इट शुड बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ फॉल्ट ट्री. मैंने जो बता दिया कि ये आपका टॉप इवेंट हो गया. आइडेंटिफाई बेसिक इवेंट, अब उसके लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से है वो आपके इसमें आएगा बेसिक इवेंट्स में. विच आर इवेंट और कंडीशन दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू टॉप इवेंट. ठीक है. जैसे आपकी स्कैफोल्ड कोलैप्स हो गई, क्यों? क्योंकि उसकी रग्स या किसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ था. क्यों? फिर वो आएगा आपके बेसिक इवेंट में. उसके बाद में कंट्रीब्यूटिंग इवेंट आएगा कि आइडेंटिफाई कंट्रीब्यूटिंग इवेंट विच आर द इवेंट और कंडीशन दैट लीड टू अकरेंस ऑफ बेसिक इवेंट. तो सबसे पहले आपका एक इवेंट हुआ, मेजर इवेंट या जिसको टॉप इवेंट बोलते हैं. उसके बाद में उसके बेसिक इवेंट दो चार होंगे और वो बेसिक इवेंट के कंट्रीब्यूटरी इवेंट होंगे. दैट इज कॉल्ड फॉल्ट ट्री. कि कहीं से कहां से शुरू हुआ तो वो तो आपका टिप ऑफ आइसबर्ग है जो एक्सीडेंट हुआ, बट उसके नीचे क्या है, पूरा का पूरा एक हिमनग होता है ना. आप लोगों ने टिप ऑफ आइसबर्ग या हिमनग सुना है? नहीं सर, नहीं सुना. नहीं सुना है.
टाइटैनिक देखी है? यस सर। क्या हुआ टाइटैनिक में? सर को इतना पता डूब है कि गया था डूब गई सर। थी सर। हम्म इतना पता है उसमें कुछ खराबी होने के कारण वो डूब गई थी सर। वो टिप ऑफ आइसबर्ग देखा उसने, उसको असेसमेंट नहीं आया, उसने शिप चलाई। अब आइसबर्ग में क्या होता है, ओनली 1/3 जो होता है पार्ट वो ऊपर दिखता है और 2/3 नीचे होता है। ऊपर जो अगर थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसका मतलब उसके 3 या 4 गुना नीचे में है। तो कोई भी आपका जो इवेंट होता है ना, जिसको आप देख सकते हो, कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो दिख रहा है, बट उसके नीचे जो 2/3 पार्ट है ना वो नहीं दिखता। दैट इज कॉल्ड द बेसिक इवेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग इवेंट। आपको वो ढूंढने हैं, ठीक है? तो फॉल ट्री में वो मिलेंगे आपको। और कंटिन्यू बिल्डिंग ट्री, अब उसको जोड़ के आपको वो पूरी ट्री जो फॉल्ट ट्री है, कहाँ कहाँ क्या क्या फॉल्ट हुए, एक फॉल्ट लीड टू सेकंड फॉल्ट, लीड टू थर्ड फॉल्ट, लीड टू फोर्थ फॉल्ट। आपने ये सुना होगा ना, लास्ट ईयर डोमिनोज इफेक्ट, डोमिनोज इफेक्ट पढ़ा है? हेलो, हेलो। नहीं सर, नहीं। नहीं सर, नहीं नहीं पढ़ा? पढ़ा था। एक बार पढ़ो आप। दो चीजें पढ़ो, एक डोमिनो इफेक्ट जो सेफ्टी का है, और दूसरा क्या नाम है उसका, दूसरे का नाम है, मिनट, उसको बोलते हैं चीज, एग्जैक्टली नहीं है वो, क्या है ग्रीक्स, स्पेनिश चीज, रिवर। उसमें आपको ये दिखेगा कि कोई भी जो इवेंट्स होता है या एक्सीडेंट होता है, इट्स अ लीड टू एन वेरियस इवेंट्स, कि डायरेक्ट नहीं होता कोई भी। जो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी आप लगाते हो ना, वो सारे को कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स होंगे, तो वो लूप होल छेद के वो जाता है। और डोमिनोज, आपके पास मोबाइल है? यस सर। हेलो, डोमिनोज थ्योरी एक बार देखो, ओके सर। क्योंकि वो जब तक समझेगा नहीं ना तब को, या आपको ये थोड़ा सा अलग जाएगा। इसका एक्चुअली मतलब सिनेरियो क्या है मतलब? सिनेरियो ये है, कोई भी इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता कोई भी, उसके पीछे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। और वो सर सुनाई दे रहा है? हेलो। हम्म हाँ, वो मैंने पढ़ा था सर। कोई भी एक्सीडेंट हम्म हो रहा है, उसके पहले 100 या 200 नेर में सवार रहता है। उसके बाद वो तो छोटा एक छोटा अलग चीज, वो और तो है ही। ये तो आपके इवेंट्स हो गए कि 3000, वो तो हाइजेनबर्ग की जो थ्योरी है, दैट इज हाँ सर। हाइजेनबर्ग थ्योरी की, पहले नियर मिस हो गए, ये होगा वो होगा, ये तो है ही। ये भी आपको मिलेगा। दूसरा, आपके लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है, इसको बोलते हैं स्विच चीज थ्योरी। स्विच चीज थ्योरी आप देखोगे तो इसमें रिस्क एनालिसिस और सेफ्टी मेजर्स को कैसे वो, दैट की आइडिया इज नो सिंगल कॉज, की मोर अबाउट जो एक्सीडेंट आर नॉट ड्यू टू अ बिग मिस्टेक, but too many small failures at different level, that is individual, team, supervision, ये अलग अलग लेवल पे होता है। उसको अगर आप डायग्राम देखोगे ना, इसको बोलते हैं स्विच चीज थ्योरी या डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज इफेक्ट में क्या होता है, 1 2 3 4 इस तरह के है, वो एक दूसरे, वन, जैसे किताबें आपने रख दी, खड़ी कर दिया, एक 5 किताब खड़ी कर दी, एक किताब को आपने धक्का दे दिया, क्या होगा?
वो दूसरी किताब को गिराएगा, वो तीसरी किताब को गिराएगा, वो चौथी किताब को गिराएगा। क्लियर? या आपने ये देखो स्विच चीज थ्योरी देख लो, उसकी डायग्राम, उसमें भी उसने दिखाया है कि कोई भी एक्सीडेंट जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो जो लूपहोल्स होते हैं ना सिस्टम के, एक लेयर का लूपहोल, दूसरे लेयर का लूपहोल, तीसरे लेयर का लूपहोल, उसको भेद के जाता है। तो हमको क्या इन्वेस्टिगेशन में वो लूपहोल्स ढूंढने हैं। तो जो आपको एक्सीडेंट हुआ वो टॉप इवेंट हो गया, बाकी जो लूपहोल्स है दैट इज बेसिक इवेंट्स एंड कंट्रीब्यूटरिंग इवेंट्स। अब जब आप इसको ज्वाइंट करोगे दैट इट फाइंड अ बिल्डिंग अ ट्री, जिसको हम FTA या फॉल्ट ट्री एनालिसिस बोलते हैं। देख लिया सबने, समझ में आ गया? अब इसमें क्या है, गेट्स लगाते हैं। गेट्स आपने पढ़ा है 12th में, बाइनोमियल थ्योरम्स, गेट्स। हेलो, यस सर, यस सर। पढ़े? तो इसमें एंड गेट, और गेट, नाइन गेट, ये सारे होते हैं। तो जनरली हम यहाँ दो ही यूज करते हैं, एंड और एंड मीन्स ये भी हुआ एंड वो भी हुआ, ऐसे दो इवेंट्स है तो उसके बीच में लिखते हैं एंड। वो गेट लगाते हैं, गेट बनाते हैं, उसकी अलग अलग डिजाइन होती है, कोई गोल होता है, कोई डी शेप का होता है। तो एंड गेट में क्या है, ये भी हुआ और वो भी हुआ, दैट इज रिलेशनशिप। और में क्या हुआ, आइदर ये हुआ या वो हुआ। तो वो जहां जहां ऐसे कॉज लगेंगे वहां वो एक गेट लगा के आप फॉल्ट ट्री पूरी कर सकते हो। अब एनालिसिस में आते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। सर मेरा एक ही डाउट था, नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। एक मिनट सर, एक डाउट था। हमने 5 बार वाई बोलना चाहिए बोले थे ना सर? हम्म पहला वाई कौन सा रहता है, सेकंड वाई कौन सा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है सर? कंटिन्यू जो वाई आएगा वही रहेगा वाई वाला? पहला वाई, जैसे कोई गिर गया, कोई स्लिप होके गिर गया, क्यों गिरा? तो वहां पानी था, पानी गिरा हुआ था फ्लोर पे। फिर पानी क्यों गिरा हुआ था, तो ये आएगा कि हाउसकीपिंग वाले ने हाउसकीपिंग वो किया, ठीक है, और वो पानी वहीं छोड़ दिया। एक मटेरियल, एक मशीन, एक सिस्टम, एक मेथड, ऐसा कुछ वाई नहीं ना सर? वो कंटिन्यू जैसा वाई नहीं आएगा वो जो भी होगा सिस्टम से चला, सिस्टम में जाना चाहिए, नहीं नहीं आगे नहीं के ऊपर नहीं, नहीं जाना चाहिए, ऐसा है ना? वो फिश बोन का है, जो 6M और 1E, वो फिश बोन का है। वाई वाई में क्या है, 3 फैक्टर्स होते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, देन एक हो गया ह्यूमन फैक्टर, एक हो गया आपका सिस्टम फैक्टर, एक एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो ये 3 ओके फैक्टर होते हैं। ओके सर, आपको ओके। उसमें से ह्यूमन फैक्टर भी मिलता है, तब भी उसको वाई वाई करके सिस्टम फैक्टर तक आना है। यस अल्टीमेटली सर। सिस्टम फेल्यूर कहाँ है वो ढूंढना है हमको। जैसे किसी ने कहा था कि मेरा तीसरे वाई में ही रूट कॉज मिल गया, दैट इज नॉट रूट कॉज, वो ह्यूमन फैक्टर हो गया, जिसको हम कापा में करेक्टिव एक्शन बोलते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन वहां तक नहीं आएगा, जब उसको आप फर्दर ड्रिल डाउन करोगे देन वो सिस्टम फैक्टर तक आएगा। कहीं ना कहीं सिस्टम फेल्यूर हुआ है तो तभी वो आगे हुआ है, तो सिस्टम फेल्यूर में फिर सुपरविजन भी आता है। अगर वो ओके बंदे ने सर। फॉल्ट किया है तो क्या सुपरवाइजर था, SOP था? अगर SOP है, सुपरवाइजर था, और खाली उस बंदे का प्रॉब्लम है, देन इट इज अ ह्यूमन फैक्टर। तो पहले ह्यूमन फैक्टर करके उसको फिर ड्रिल डाउन करना है। बट ये नहीं कि हाँ उस बंदे ने वो कर दिया था और गिर गया। जैसे मैं अभी बता रहा हूं ना कि एक बंदा स्लिप होके गिर गया, तो पहला हमारा आएगा क्यों गिरा, क्यों? क्योंकि वहां पे पानी गिरा हुआ था। फिर हम पूछेंगे क्यों पानी गिरा हुआ था, तो ये कोई बताएगा कि वो हाउसकीपिंग वाले ने या ऑपरेशन वाले ने धक्का लग गया, गिर गया। फिर पोछा क्यों नहीं, तो पोछा क्यों नहीं, क्योंकि हाउसकीपिंग वाले को बताया था, नहीं बताया था। बट पानी गिरा है, इसकी कई SOP है, स्वाइप करने की SOP है। वेट फ्लोर अगर हुआ है तो वहां साइन बोर्ड लगाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कहीं सफाई करते हैं तो येलो कलर का साइन बोर्ड लगाते हैं, वेट फ्लोर कॉशन बोर्ड। तो ये सारे जो कंट्रीब्यूटरिंग फैक्टर्स हो गए।
वो तब तक ड्रिल डाउन करना है जब तक आपकी एसओपी है या नहीं, वो प्रॉपर है या नहीं, वैलिडेट कब हुआ, वहां जाके आपको उसके फोटोग्राफ लेने होंगे, वहां पे वो डिस्प्ले था या नहीं, साइन बोर्ड था या नहीं। क्लियर? ये ड्रिल डाउन आप तब तक करना है जब तक आपका सिस्टम फैक्टर नहीं निकलता। ठीक है ठीक है। ओके फॉल्ट ट्री का इसमें वही है कि पहला टॉप इवेंट है, उसके बाद में बेसिक इवेंट एंड कंट्रीब्यूटिंग इवेंट है। अब उसकी रिलेशनशिप आपको गेट्स के थ्रू जोड़ने हैं। गेट मीन्स अगर ये भी हुआ वो भी हुआ तो उसके बीच में एंड गेट आएगा। ये हुआ था वो नहीं हुआ, या ये हुआ वो नहीं हुआ, तो वहां और गेट लगता है। Contributing event must be occur on the basic event to happen, while OR gate indicates that any of the contributing event is sufficient to cause the basic event। ठीक। उसके बाद में आपने क्या किया है, फॉल्ट ट्री आपने जोड़ दी है। फॉल्ट ट्री डिटरमाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट दैट लीड टू एन टॉप इवेंट एक्सीडेंट। दिस एनालिसिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाई क्रिटिकल इवेंट एंड देयर कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्टिंग इवेंट। ठीक है। उसके बाद में आता है आइडेंटिफाइड रूट कॉजेस। कॉज नहीं बोला उसने, कॉजेस, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूटिंग जितने फैक्टर्स है दैट लीड टू एंड रूट कॉजेस, तो उसको आपको लिस्ट बना के उसके आगे आपको करेक्टिव एक्शंस भी उसकी लिखनी है। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ फॉल्ट ट्री एनालिसिस डेवलप अ स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल करेक्टिव एक्शंस एंड एड्रेस टू रूट कॉजेस एंड प्रिवेंट सिमिलर इंसिडेंट हैपन इन द फ्यूचर। उसके बाद में वो करेक्टिव एक्शन जो आपने लिखी है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। इम्प्लीमेंट में उसको रिव्यू करना, रेगुलर अपडेट लेनी है सेफ्टी। कभी कभी क्या होता है कि आपके इसके द्वारा सेकंड कोई भी सेफ्टी इंसिडेंट हो जाता है, तो वो भी चेक करना है कि आपने जो दिया है करेक्टिव एक्शंस या रिकमेंडेशंस, उसके कारण कोई और तीसरी घटना तो नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिव्यू करना। ठीक है। और उसके बाद में रेगुलर रिव्यू कर लिया, अपडेट कर लिया, वंस वो आ गया उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट करके कम्युनिकेट करना है। जो आपने रिकमेंडेशन फाइनल होता है ना, तो उस जनरली ये जो स्टैंड डाउन मीटिंग्स होती है, टीबीटी होती है, वहां ये बताना होता है कि भाई ये साइड पे ऐसा ऐसा हुआ था, उनकी ये रिकमेंडेशन है, अपने यहाँ क्या है, हाँ ये इश्यूज है, तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है जो रिकमेंडेशन हमारे यहाँ भी लागू होते, तो उसी वक्त उसको करेक्ट भी करना है सो दैट उस तरह का इंसिडेंट आपके साइड पे ना हो। क्लियर? तो डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन का ये है। तो fault tree analysis provide a systematic approach to accident investigation, helping construction companies to identify root causes of accident, take proactive measures to enhance workplace safety। अब ये सारी चीजें आपने ट्रेनिंग में भी सबको बतानी है, सभी लोगों को बताना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों जरूरत है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में ऑलमोस्ट क्या है, एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, वर्कर रोड से पकड़ के लाते हैं, रेगुलर वर्कर जो होते हैं या स्किल्ड वर्कर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। या और बहुत बार ये भी होता है कि एरिया चेंज होता है, टेरेन चेंज होता है, टोपोग्राफी चेंज होती है, इसलिए हमको क्या है, सेफ्टी ट्रेनिंग देना है। तो पहले सेफ्टी पैरामाउंट, तो प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या है, हजार्ड रिकॉग्निशन क्या है, प्रॉपर पीपी कैसे पहनते हैं, वो सिखाना है। स्किल डेवलपमेंट कि जिस कैडर का है, कि हेवी मशीनरी का है ऑपरेटर, कारपेंट्री है, मेसनरी है, वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल है, तो सबके हजार्ड भी अलग अलग होंगे, तो स्किल बेसिस पे उनको वो ट्रेनिंग रिगरस देनी है। एक होता है अवेयरनेस जो सबको बताते हैं, और एक होती है स्किल डेवलपमेंट या स्किल एनहांस ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग उनको वो होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। वेल्डर है तो वेल्डर को क्या क्या जरूरत है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। देन कंप्लायंस विथ रेगुलेशन की स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, स्टैंडर्ड रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क,
Training ensure worker and contractor are aware these regulations and comply with them, avoiding legal issues and potential penalties. वैसे मैंने अभी पहले ही कहा था कि कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर आता है वो सबसे पहले ट्रेनिंग का देखता है कि इन लोगों का ट्रेनिंग हुआ है या नहीं। जिसका ट्रेनिंग हुआ है उसको बुलाता है, उसका फिजिकली पूछता है कि आपने जो ट्रेनिंग दिया है ये खाली पेपर पे ही किया हुआ है या दिया भी है। बहुत बार ये होता है कि कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बुला के ट्रेनिंग शीट भरा दिया जाता है, बोलते जाओ काम पे, तो वो चीज ना हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, स्किल एनहांस हो। क्योंकि अगर कुछ होता है तो हर एक इंडिविजुअल से आके वो किसी भी रैंडमली किसी को भी उठाएगा, उसको पूछेगा, उसके साथ इंटरेक्शन करेगा, क्या उसके सेफ्टी के बारे में पता है या नहीं, क्या ट्रेनिंग उसका हुआ है या नहीं, लास्ट ट्रेनिंग कब हुआ, ठीक है। देन क्वालिटी ऑफ वर्क, तो ट्रेनिंग क्या करता है, इट एनहांस क्वालिटी ऑफ वर्क, हाईली क्वालिफाइड वर्कमैनशिप रिजल्टिंग बेटर बिल्ड स्ट्रक्चर, ओवरऑल प्रोजेक्ट आउटकम्स, प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी। अब ट्रेनिंग अगर प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग होगी तो क्या होगा, आपके प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी ज्यादा अच्छे से देखती है। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी क्या है, इंडस्ट्री ऑफन एनकाउंटर विथ न्यू टेक्नोलॉजी, मटेरियल। बहुत बार अभी जैसे हम बात करते कि बहुत जगह पे अब रोबोट आ गए हैं, सफाई के लिए भी रोबोट आ गए। जैसे पावर प्लांट्स वगैरह में क्या होता है, कोल हैंडलिंग यूनिट जो होता है या कौन हैंडलिंग प्लांट होता है, वहां इतनी डस्ट होती है कि नॉर्मल जो बंदे हैं वो कितना साफ करेंगे, और दैट लीड्स टू एंड उनके कंटिन्यू अगर झुक के काम करता है तब प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मॉप आ गया। अब क्या हुआ, उनको ही हटा दिया, अब सीधा रोबोट लगाते हैं, रोबोट वही काम करता रहता है। दैट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, दैट इज एडेप्टेबिलिटी, कि नया कुछ आती है टेक्नोलॉजी, मटेरियल, टेक्निक, उसको एडाप्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। टीम वर्क, कम्युनिकेशन, प्रॉपर टीम वर्क अगर हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो तो वो काम बहुत फास्ट होता है। एंड फॉस्टर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। जितना आपका टीम वर्क अच्छा होगा, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन अगर नहीं हो, भले ही बॉलर ने कितनी अच्छी बॉलिंग डाल दी, कैच निकला, बट अगर फील्डर ने कैच नहीं लिया तो आउट होगा क्या। तो वैसे ही है कि सबका वो कंट्रीब्यूशन जरूरी है और कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो ट्रेनिंग आपको वो देता है, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। इक्विपमेंट एंड मशीनरी सेफ्टी, की ट्रेनिंग इंश्योर दैट वर्कर आर कॉम्पिटेंट इन ऑपरेशन, की वो टेक्निक आई है या मशीन आई है उसको प्रॉपरली यूज कर सकते। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, अब एक्सीडेंट हुआ तो क्या करना है, फर्स्ट एड कैसे देना है, फटाफट उसको लेके कैसे जाना है, क्योंकि फर्स्ट फ्यू मिनट्स आर द गोल्डन देन नेक्स्ट 5 आवर्स। तो ये दिमाग में अगर हो तो जितना फास्ट आप इमरजेंसी में काम कर सकते हो, इसलिए क्या करते हैं हम, मॉक ड्रिल करते हैं। मॉक ड्रिल में गैप्स ढूंढते हैं, उस गैप को ब्रिज आउट करते हैं कि फ्यूचर में अगर रियलिटी में कोई इमरजेंसी आए तो उस तरह के प्रॉब्लम या ऑब्जर्वेशंस नहीं आने चाहिए। इसलिए हर 6 महीने में हम मॉकअप ड्रिल करते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कि जहां प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग दे रहे तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हेल्प मिनिमाइज द प्रोजेक्ट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, कंप्लाई विद एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रमोटिंग सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट, कंप्लायंस, प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट सक्सेस। तो अगर ये सब कुछ अच्छा है तो अगर मान लो आपका प्रोजेक्ट को 2 साल लग रहे, वो 1.5 साल में या जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, 18 महीने में, 13-14 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा, जहां आपको 24 महीने लग रहे। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट टीबीटी। टीबीटी लेना है, आपको पता है। हेलो, लीजिए सर लीजिए। लेंगे। तो टीबीटी क्या होता है, टूल बॉक्स ट्रेनिंग। जब भी हम काम करते हैं
साइट पे जब सामान ले जाते हैं तो रख दो आप। सबसे पहले टूल बॉक्स करते हैं। टूल बॉक्स में जो भी वर्कर है, सुपरवाइजर उन वर्कर को सारे पॉइंट बताएगा। सेफ्टी फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम सेफ्टी। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट की होती है शॉर्ट इंफॉर्मेशन। अब में टीबीटी का क्या होता है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो हजार्ड है वो डिस्कस होते हैं, जेएसए वहां डिस्कस होता है। उसके बाद में कोई इंसिडेंट, जैसे अभी हमने देखा कि कहीं किसी साइट पे इंसिडेंट हुआ या किसी सिस्टर प्लांट में इंसिडेंट हुआ, उसका इंफॉर्मेशन आ गया, तो स्टैंड डाउन मीटिंग या टीबीटी में वो डिस्कस करते हैं। अपने यहाँ क्या है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेलर टू स्पेसिफिक टॉपिक। कोई एक टॉपिक ले लिया, आज उसी के ऊपर कर लिया कि वर्क एट हाइट कर लिया, पावर टूल्स है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, पीपीई है, लिफ्टिंग टेक्निक्स है, हजार्डस मटेरियल। तो सबसे पहले आपका हो गया कि शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे यहाँ जेएसए वगैरह है उसके बारे में। उसके बाद में कोई एक टॉपिक ले लिया, उसके ऊपर हो गया इंटरएक्टिव एंड एंगेजमेंट। उसके में क्या होता है, खाली वन वन वे नहीं होता है। ये टूल बॉक्स ट्रेनिंग आपका इंटरएक्टिव होता है कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपने यहाँ क्या है भाई, तू बता, तेरे को क्या लगता है, अपने यहाँ क्या होना चाहिए। इस तरह की इंटरएक्टिव एंगेजमेंट होता है। साइट स्पेसिफिक, कि ऐसा नहीं कि कल की पिक्चर कैसी थी, हमारे यहाँ क्या है, क्या क्या ट्रेनिंग हुआ है, कितने लोगों का ट्रेनिंग हुआ है, क्या पता है, हजार्ड्स क्या होता है, रिस्क क्या होती है, जेएसए में कंट्रोल मेजर्स है तो कंट्रोल मेजर्स अपने यहाँ है या नहीं। ये सारी चीजें क्या होती है, जे की टीवीटी में डिस्कस होती है। रेनफोर्स सेफ्टी कल्चर, तो जे बहुत जगह क्या, मेरी प्रीवियस कंपनी में जब भी काम शुरू होता था सबसे पहले सेफ्टी प्लेज लेते थे। सेफ्टी प्लेज से काम शुरू होता था एंड उसके बाद टीबीटी होती थी। तो इट रेनफोर्स द सेफ्टी कल्चर। एड्रेसेस नियर मिस एंड इंसिडेंट्स, अभी बात कर ली, नियर मिसेस हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, वो भी डिस्कस होता है। कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि हमारे यहाँ हम ये कंप्लाइंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये सारी चीजें है, जो सेफ्टी बेल्ट है वो चेक हुआ है, लास्ट कब चेक हुआ है, ये सारी चीजें होती है। प्रिवेंटिव अप्रोच, कि पोटेंशियल हजार्ड, सेफ वर्क प्रैक्टिस, टूल बॉक्स स्टॉक्स, ये सारी कुछ उसमें आ गया। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कि टीबीटी में वो पूछते कि भाई बता, फायर हुई तो फायर का नंबर क्या है, या सिक्योरिटी का नंबर क्या है, कंट्रोल रूम का नंबर क्या है, वो कहाँ दिया है, कहाँ रखा है, क्या करना है, ये सारी में आपके टीबीटी में डिस्कस होता है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन जब टीबीटी हो गई तो आज जो तारीख है उस तारीख को किस समय पे हुई, कौन दिया टीबीटी, टीबीटी कितने लोगों ने अटेंड किया, उस सारा लिखा चिट्ठा आपके पास आता है, उसको फाइल करते हैं। और इसकी एक कॉपी हो सके तो सेफ्टी को भी देते हैं, तो वो भी अपना रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस लर्निंग, तो ये नॉन स्टॉप काम है। हर शिफ्ट के पहले जो नए बंदे आते हैं उनके साथ टीबीटी होता है, उसके बाद ही काम शुरू होता है। परमिट, हाँ, मेन परमिट, टीबीटी में वो भी बात होती है कि परमिट लिया है या नहीं है। उसके बाद आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग वो चीज होती है कि कोई भी बंदा नया ज्वाइन करता है तो उसका इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो टोपोलॉजी आपकी, कि हम कहाँ हैं, ये बिल्डिंग है या ये फैक्ट्री है, इसकी कितने गेट है, कौन से गेट से मैन मटेरियल आ रहा है, कौन से गेट से मटेरियल आ रहा है, कौन से गेट से जल्दी जाना है। उसके बाद असेंबली पॉइंट्स कहाँ है, हम कहाँ काम कर रहे हैं, हमारा शॉर्टेस्ट रूट असेंबली पॉइंट का कहाँ है, हमारी असेंबली पॉइंट कहाँ है, इसके बारे में बताया जाता है। तो सेफ्टी ब्रीफिंग होती है। ठीक है, तो सेफ्टी ब्रीफिंग, कंस्ट्रक्शन साइट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सारा हो गया। साइट ओरिएंटेशन मैंने अभी बता दिया, इमरजेंसी एग्जिट क्या है, कीवर्ड्स, वर्क एरिया कौन से है, लेआउट क्या है, वो सारा कुछ आता है। इक्विपमेंट, फर्स्ट एड, फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपका लेआउट होता है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजर्स, ये हमारा टॉप मैनेज
कौन है, सीईओ कौन है, जेएम कौन है, फैक्ट्री मैनेजर कौन है, उसके नीचे सुपरवाइजर कौन है, सीनियर मैनेजर कौन है, मेरा सुपरवाइजर कौन है। फिर ये सारी साइट ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट हो गया। वर्क प्रोसीजर, हमारे यहाँ कितने स्टैंडर्ड है, कितने टाइप के परमिट है, कौन सा परमिट कब लिया जाता है, सेफ्टी के लिए किसको अप्रोच करना है, सेफ्टी का नंबर क्या है, सिक्योरिटी का नंबर क्या है, इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर क्या है, ये सारा आपका आएगा वर्क प्रोसीजर में। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग्स कि कितने टाइप के ट्रेनिंग्स है, हाइट ट्रेनिंग है, एक्सकेवेशन है, सेफ्टी है, हैंडलिंग मटेरियल है, ईआरपी है। साइट स्पेसिफिक हजार्ड, अब हम कौन से एरिया में आए, जैसे जो रिलेटेड टू है कि मान लो कहीं हम एएचपी में हैं, तो एएचपी के क्या क्या हजार्ड्स है, तो उस एरिया के बंदों को वो पता होने चाहिए। तो जब हम इंडक्शन दे रहे, तो पहले तो एक जनरलाइज इंडक्शन होता है और स्पेसिफिक इंडक्शन होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस का क्या क्या है, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करना है, रिपोर्ट किसको करना है, किसको कांटेक्ट करना है इमरजेंसी में, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, वो इमरजेंसी प्रोसेस। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन, कुछ हो जाता है हजार्ड, नियर मिस, इंसिडेंट, तो उसको कम्युनिकेशन चैनल क्या है, आपको किसको बताना है, कंट्रोल रूम का नंबर क्या है। एंड जब वो सब कुछ हो जाता है तो उसकी एक एग्जाम ली जाती है, प्री इंडक्शन एंड पोस्ट इंडक्शन। प्री इंडक्शन और पोस्ट इंडक्शन में कोई फर्क आया क्या उसके इसमें, और वो सारा डॉक्यूमेंट आपको रिकॉर्ड करना आता है। जब भी ऑडिट आएगा 144 का, 14484 का, तो उस समय ये सारी डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं अलग। और वो किसको मांगते हैं, सेफ्टी को नहीं मांगते। ये सेफ्टी के पास भी होना चाहिए और कंसर्न मैनेजर के पास भी होना चाहिए। वो सेफ्टी से नहीं मांगते, वो कंसर्न मैनेजर से मांगते। उनके पास नहीं मिला देन सेफ्टी को पूछते हैं। क्लियर इंडक्शन। उसके बाद में आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो स्किल स्पेसिफाई होगा। इंडक्शन होने के बाद बंदा साइट पे गया तो सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है उसको ओजीटी करवाना। जो स्किल्ड लेबर है या स्किल्ड सुपरवाइजर है, उसके अंडर में वो महीना 2 महीने काम करेगा, या जो भी आपका है 15 दिन है, उस हिसाब से काम करेगा। जब तक वो पूरा स्किल नहीं होता तब तक उसको इंडिपेंडेंटली देते नहीं है सिखाने के लिए। तो ओवरव्यू में क्या क्या आएगा, लर्निंग बाय डूइंग, हैंड ऑन एक्सपीरियंस, कस्टमाइज ट्रेनिंग स्पेसिफिक फॉर दिस जॉब, क्लोज सुपरविजन कि हमेशा उसके साथ कोई सुपरवाइजर रहेगा जो उसको गलत सही बताएगा, क्या गलत किया क्या नहीं। इससे क्या हुआ, ग्रेजुअल स्किल डेवलपमेंट, वो आदत पड़ जाती है, स्किल पोटेंशियल उसका बढ़ता है। इमीडिएट एप्लीकेशन, ओजीटी अलाउ एम्प्लॉय टू इमीडिएट अप्लाई व्हाट दे लर्न, लीडिंग टू प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद उसकी एग्जाम होती है, इफिशिएंट लर्निंग, टीम बिल्डिंग, सारा कुछ उसमें ही आ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। वंस ओजीटी हो जाने के बाद उसकी एक स्किल कितना वो सीख चुका है उसकी एग्जाम होती है। और ये कंटिन्यूस फीडबैक आ गया ना इसमें। और वंस आपका मैनेजर इंश्योर्ड हो गया कि ही इज नाउ स्किल, देन उसको काम पे लगाते हैं। अब इसमें क्या फायदा होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिनिमाइज, जितने आपकी एक्सीडेंट वगैरह हो गए वो मिनिमाइज होंगे। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग इज वैल्यूएबल मेथड फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय टू देयर रोल, फॉर अपस्किलिंग एग्जिस्टिंग वर्कर। It bridges the gap between theoretical knowledge and practical application, contributing to overall growth and success of individual organization. सेफ्टी पार्क एंड विजुअल कंट्रोल्स। सेफ्टी पार्क क्या होता है, सेफ्टी पार्क बहुत जगह एक एरिया, डेजिग्नेटेड एरिया दे देते हैं जहां आपके मॉडल्स बनाए जाते हैं, क्या क्या हजार्ड्स है, जैसे प्लांट के अंदर क्या क्या मॉडल्स है, क्या क्या यूनिट्स है, उसके क्या क्या हजार्ड्स है। स्कैफोल्ड बनाएंगे, स्कैफोल्ड के हजार्ड बता देंगे। स्कैफोल्ड जिसको हम बोलते हैं मॉडल स्कैफोल्ड, वो किस तरह होनी चाहिए,
उसमें टैग कैसे लगाते हैं, परमिट कैसे लगाते हैं, वो सारा चीज आपके सेफ्टी पार्क में आ जाता है। तो वो क्या होता है, एजुकेशनल या हम मॉडल्स बोलते हैं ना, मॉडल्स उस वहां रखे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम मॉडल कुछ इंफॉर्मेशन भी वहां लगाई जाएगी। तो अगर आप 2-3 बार आ जाओ तो आपको उस रिलेटेड प्रोजेक्ट के साथ क्या हजार्ड एसोसिएटेड है या अलग अलग यूनिट के क्या क्या हजार्ड्स है, वो सारा कुछ दिखेगा। विजुअल कंट्रोल्स इज आल्सो कॉल्ड एज विजुअल मैनेजमेंट और विजुअल इंडिकेटर। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है या बहुत इफेक्टिव टॉपिक है। जैसे आपके साइनेज वगैरह वो सारे लगेंगे, अब वो किस कलर में होंगे, क्या चार्ट होगा, क्या ग्राफ होगा, ये सारे आपके विजुअल्स में आते हैं। तो विजुअल डिस्प्ले एंड डैशबोर्ड, केपीआईज आपके प्रॉपर होंगे लिखे हुए, सेफ्टी मेट्राइसेस होंगे, ये सारा चार्ट वगैरह आपको अलग अलग जगह मिल जाएगा। जैसे पीपीई मैट्रिक्स की हर शॉप के बाहर एक पीपीई मैट्रिक्स होगा कि अंदर जाने के लिए मुझे क्या पीपीई चाहिए, क्या पहनने हैं, क्या साथ ले जाने हैं। ठीक है। देन कंबन बोर्ड, ये भी विजुअल मैट्रिक है कि लीन अजाइल मेथोडोलॉजी क्या क्या है, फ्लो चार्ट है, वर्क फ्लो सिस्टम है, टास्क थ्रू डिफरेंट स्टेजेस है। इट हेल्प टीम टू ट्रैक द प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई बॉटलनेक एंड मेंटेन स्मूथ वर्कफ्लो। ये कैनबन बोर्ड आपको जो प्रोडक्शन एरियाज में दिखेगा, सेफ्टी साइन एंड लेबल्स ये हर जगह दिखेगा। उसमें सारा कुछ आएगा कि इंस्ट्रक्शन है, आइडेंटिफाई हजार्ड है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, इमरजेंसी एग्जिट। कलर कोडिंग स्पेसिफिक टू अदर एरिया, जैसे ग्रीन वाटर अपना ड्रिंकिंग वाटर का ग्रीन है, फायर का रेड है, डीजल है तो आपका ब्राउन कलर का आएगा। तो ये कलर कोडिंग क्लियर कट दी है। कलर कोडिंग इक्विपमेंट एंड टूल्स, अब टूल्स के लिए अलग अलग होता है कि जितनी मशीन्स होती है उसका पीपीएम होने के बाद क्वार्टर वाइज कलर कोडिंग देते हैं। जो भी उस अलग अलग होते हैं जैसे ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से उसकी कलर कोडिंग करते हैं। तो उससे सबको पता चलता है कि ये हाँ इस क्वार्टर का कलर कोडिंग है। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एमएसडीएस, जैसे आपका ऑयल टैंक फार्म या ऑयल टैंक एरिया होगा या डीजल टैंक एरिया होगा, पेट्रोल टैंक एरिया होगा तो वहां एसओपी, एमएसडीएस, या केमिकल एरिया होगा तो वहां एमएसडीएस, कॉश, ये बड़े बड़े इसमें आपके डिस्प्ले होंगे, क्लियर एंड करेक्ट। ठीक है, वो दिखेगा। देन 5S विजुअल वर्कप्लेस, शॉर्ट्स, सेरी, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, ये 5S है। 5S के हिसाब से प्रॉपर एरिया रखा हुआ है नहीं है, तो वो प्रॉपर डिस्प्ले होगा, एरिया में दिखाई देंगे कि हर 5S आप कर रहे हैं। देन पोकायोके, एरर प्रूफिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, visual control incorporate error proofing mechanism, prevent mistake, for example color code parts to ensure correct assembly। ये जनरली पोकायो के वहां पे भी होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। देन प्रोडक्शन स्टेटस बोर्ड, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बट ये होते हैं हर जगह कि आज का ये था टारगेट, अगर 150 के टारगेट में कितना हुआ, 130 हुआ या 160 हुआ। ठीक है। देन शैडो बोर्ड, shadow board provide designated location for tools and equipment with outline or shadow guiding on each item should be placed, aiding in the maintaining organization cleanliness। So जितना आपका सेफ्टी है उतना ही विजुअल कंट्रोल या विजुअल सेफ्टी मैनेजमेंट, ये मान लो कि ये जो चीज है विजुअल सेफ्टी मैनेजमेंट, ये बहुत एक्सीडेंट्स आपके कंट्रोल कर देती है, क्योंकि बंदा आते जाते पढ़ता है, उसके दिमाग में वो सारी चीजें आ जाती है, कुछ चीजें वो फॉलो करता है, और मैनेजमेंट का ये होता है कि सारी चीजें फॉलो करे, तो धीरे धीरे वो सेफ्टी कल्चर डेवलप होता है उससे।
So by utilizing visual cues to convey critical data, visual control improve communication, reduces error, enhance safety and promote more efficient work environment. तो यहाँ हमारा आज आपका कंस्ट्रक्शन सेफ्टी खत्म हुआ। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कल से शुरू करेंगे। सर किसी को कोई इशू, कुछ प्रॉब्लम था कंस्ट्रक्शन सेफ्टी रिलेटेड, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर रुक जाएंगे आज। सर एक बोलना था सर, हमको ये एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आता है, इसका अभी जो ये चैप्टर हो गया है, जो भी चैप्टर्स हो गए अभी 6 चैप्टर्स, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो इम्पोर्टेंस है या वो है, वो आपने अभी शेयर किया तो सर हम उसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें से जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या पूछेगा वो बता नहीं सकते, बट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के आपके जो मेथड्स है, मींस स्टेप्स है, वो बहुत जरूरी है कि क्या क्या करना है। उसमें बाद में आपको 3 मेथड बताई है, एक बताया था वाइवा एनालिसिस, फिशबोन, एफटीए। ठीक है, अब फिशबोन में आपको जो ये बताया पहले वाइवा, तो उसमें आपको बताया कि 3 फैक्टर्स होते हैं, एक ह्यूमन फैक्टर, सिस्टम फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। जो तीसरा है हमारा फिशबोन। फिशबोन में क्या है, आपके आ गए हैं मैन, मशीन, मेथोडोलॉजी, मटेरियल, ये 5 एम हो गए, और एक एनवायरमेंट। तो ये जो है ये आपको याद रखना होगा। तो ये टॉपिक आप जितना अच्छा करोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कल कितने बजे रहेगा सर? कल का बताता हूं मैं, कल भी शायद इसी समय ही रखेंगे। ठीक है सर, ओके। और कुछ पूछना है? सर ये सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का डेट, कुछ एक्सपेक्टेशन डेट बता सकते हैं आप? मिड या सेकंड वीक या मिड आपका मई में शायद आएगा। 18 से 21 सर। 18 से 21 नहीं, 21 नहीं, उसके पहले ही होगा। नहीं, प्रतीक सर 10 से से बात 15 हुई के बीच। प्रतीक सर बताए क्या बताए? यही कि 18 से 21 के बीच में होगा। हाँ, मुझे यह पता है कि 10 से 20 के बीच में कुछ आएगा। मुझे तो मैंने बात किया था 2-3 दिन हो गए सर, तो मुझे 18 से 21 का पता है। अच्छा, बट आप जितना अच्छा पढ़ोगे उतना वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यस सर। आगे लेक्चर कंटिन्यू करने वाले सर? नहीं, आज का यह खत्म हो जाता है। मैं कुछ ओके देख सर। रहा था, मैं आपको बता नहीं रहा था, बट वो दिखेगा नहीं अभी। वैसे आप इसको अगर थोड़ा सा चैट जीपीटी या गूगल सर्च करोगे ना, तो आपको वो वाइवा एनालिसिस कैसे करते हैं या फिशबोन कैसे करते हैं वो सारा कुछ मिलेगा, मेथोडोलॉजी जो मैंने आपकी बताया ना, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास वो चीज है नहीं। मैं एक ग्रुप में डाल देता हूँ, ये जो है ना स्विचेस जो है, इसमें दिया हुआ है ह्यूमन एरर क्या हुआ है, कंपोनेंट फेल्यूर,
ऑर्गेनाइजेशन फेल्यूर, हजार्ड और लॉसेस के बीच का। मैं डाल देता हूँ, वो के साथ शेयर करता हूँ। ये ठीक है सर। स्विस चीज जो है, जो फैक्टर्स क्या होते हैं वो है। देखो डाल दिया मैंने, देखो आ गया क्या आपको? हाँ आ गया है। ये क्या है? स्विच चीज वो है। ये देखिए, आप अगर देखोगे एग्जाम। इसमें जो लूप होल्स है, ये सारे जब अलाइन हो जाते हैं, देन हजार्ड कन्वर्टेड टू लॉसेस, एक्सीडेंट होता है। तो आपको यही ढूंढना है कि लूप होल्स क्या है जब इन्वेस्टिगेशन करते हो तो। एग्जाम ये पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर वाइज वेटेज कितना होता है, कुछ बता सकते हैं? नहीं, वो एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्या ऑब्जेक्टिव है ना, तो कहाँ से कितना आएगा। ओके ओके। एक आध वाइवा एनालिसिस का भी डालता हूँ, देखता हूँ मैं। और कोई केस स्टडी अगर मिल जाता है तो वो शेयर कीजिए, तो इट विल बी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग टू एवरीवन। हम्म। करे इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन का किसी केस वन या फिर अपना वाइवा एनालिसिस वाला कोई करके केस स्टडी बनाए हो, तो अगर भेजोगे तो इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन। देखो एक एक ये भी दे रहा हूँ मैं, सेफ्टी मिंट का है, छोटा सा है कि वैसे ये जो चैप्टर है ना, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, बहुत बढ़िया चैप्टर है। जब भी आप करने जाओगे, बहुत उसका फायदा मिलता है और आपका स्किल लेवल भी बढ़ जाता है। इसका कंपैरिजन भी है फिशबोन का और वाइवा एनालिसिस का, अप्रोच, बेस्ट फॉर, कहाँ कहाँ क्या कौन सा लगता है। हाँ, ये फिशबोन की डायग्राम भी भेज रहा हूँ, रुक जाओ। वाइवा तो भेज दिया, फिशबोन का भी दिखाता हूँ। आ गया। दिस इज कॉल्ड फिशबोन, जैसे वो मछली का स्केलेटन होता है ना, उस तरह ये फिशबोन डायग्राम आया। हाँ आ गया। ये अलग अलग मेथोडोलॉजी, कॉस्ट पॉइंट आप देखोगे, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, उस पर डालोगे तो ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको, और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाता है वंस आप देखोगे ना। एक समझाना अलग चीज है कि मैंने अभी आपको बता दिया वाइवा एनालिसिस, बट वाइवा एनालिसिस जब करने जाओगे आप, तो बहुत से फैक्टर आते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, वन लाइन देता है, बट कोई भी इफेक्ट जो है उसका एक वाया नहीं हो सकता, उसके दो तीन चार अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। वो कौन सा लगा है, उसके बाद में उसकी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्या है, वो सारे आ जाते हैं। तो आपको वो ड्रिल डाउन तब तक करना है जब तक वो सिस्टम फैक्टर तक नहीं आता। और जहां वो ह्यूमन फैक्टर आता है, आप उसको ट्रेनिंग या जिसमें बता सकते हो कि ये एक फैक्टर हो गया, इसको मार्क कर दिया ह्यूमन फैक्टर। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर कि ये हुआ है। फिर और ड्रिल डाउन करोगे तो सिस्टम फैक्टर आएगा। सिस्टम फैक्टर में आप उसको बता दोगे कि हाँ, यहाँ गलती है, ये ट्रेनिंग होना चाहिए, या सबका होना चाहिए, या एसओपी नहीं है, या ये आपकी मेथोडोलॉजी नहीं है, या थी नहीं, या इनकरेक्ट है, वो सारा कुछ आएगा। या हीरा जो बनाया हुआ है वो प्रॉपर नहीं है, वो जो हुआ है वो इंसिडेंट, उसमें ये हजार तो लिया ही नहीं है। तो एक्सीडेंट के बाद आपका क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट एक बार फिर रिफाइंड होते हैं, रिव्यू होते हैं कि वो पॉइंट्स आपका आया था नहीं आया था। तो जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो ये सारी चीजें चेक करनी है। हीरा चेक करना है कि हाँ, जो इंसिडेंट में हुआ था ये फैक्टर पकड़ा था या नहीं पकड़ा था।
ये हजार्ड पकड़ा था या नहीं पकड़ा था। क्लियर। चलिए फिर कल से फिर नया टॉपिक नया वो शुरू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? ओके सर। समझ में आ गया इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन? नो नहीं, सर। यस सर, नहीं। ओके। और इसका सेकंड जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसका मटेरियल कब तक मिलेगा? वो तो मैंने आज ही बोला था उसको, प्रतीक सर को, वो डाल देगा शायद आज, कल ओके डाल ओके, देगा, ठीक ठीक है ग्रुप पे ही डाल देगा। तो और कल 7 बजे ही ना? मोस्ट प्रोबेबली बताता हूँ मैं 7 बजे रहेगा या कब रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे ही रहेगा। ओके, कल वो डाल थैंक देगी यू। मैडम, आपके साथ शेयर कर देंगे। चलो ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू।